नमस्ते। आज मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ आपके लिए 8वीं कक्षा से पाठ 3 लेकर, जिसमें गोपाल चतुर्वेदी जी की बहुचर्चित रचना अच्छे पड़ोसी के गुण पर हम लोग विमर्श करेंगे। मित्रों, यह एक व्यंग रचना है और गोपाल चतुर्वेदी जी एक सधे हुए व्यंग्यकार हैं। उनकी रचनाएं जीवन के विविध क्षेत्रों को परखती हैं और परखने के क्रम में जहां उन्हें लगता है कि हमारा आदर्श बस ढोने भर को है, कहने भर को है, वहाँ वे अपनी लेखनी से हमें चुभोते हैं, हमें सचेत करते हैं। यह सब कुछ बहुत ही सहज और रोचक अंदाज में होता है। सबसे पहले आइए जानें अच्छे पड़ोसी के गुण के लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी की जो उपलब्धि है थोड़ी सी। 15 अगस्त 1942 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे गोपाल चतुर्वेदी एक साथ कविता और गद्य, यानी गद्य और पद्य दोनों में लेखन करते रहे हैं। इनके जीवन का एक लंबा समय लेखन में रहा है, सक्रियता बनी रही है और यही स्थिति उनके सेवा क्षेत्र में भी रहा है। वे रेलवे के एक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो लेखन से पहले जो उनकी शिक्षा दीक्षा है वह ग्वालियर से इलाहाबाद तक के रास्ते हुई है और इस बीच उन्होंने अपने आप को लेखक के रूप में साधा और उसमें भी गद्य लेखन में व्यंग रचना को अपना प्रमुख माध्यम बनाया। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि आज के दौर में व्यंग रचनाएं ही सबसे प्रभावपूर्ण हो रही हैं और उनका असर पाठकों के मानस पर ज़्यादा है, देर तक, दूर तक रहने वाला है। गोपाल चतुर्वेदी जी ने 1965 से 1993 तक रेल सेवा में अपना योगदान दिया और इसी क्रम में इनका लेखन भी जारी रहा। कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में ये प्रकाशित होते रहे। नियमित रूप से कहें तो सारिका में, वह सारिका जिसमें कभी कमलेश्वर, जिसके संपादक कमलेश्वर जैसे लेखक हुआ करते थे, उसमें, और फिर इंडिया टुडे में, और फिर साहित्य अमृत जैसी पत्रिका में इनका स्तंभ लेखन लगातार हुआ है। साथ साथ जो इनकी चर्चित रचनाएं हैं उसमें कुछ तो हो तथा धूप की तलाश, ये 2 महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं। लेकिन बहुचर्चित लेखन तो गद्य में रहा है, व्यंग में रहा है। तो
तो इनके बहुचर्चित जो गद्य संकलन हैं वो हैं धांधलेश्वर। आप भी मुस्कुराएंगे नाम सुनकर। धांधलेश्वर, अफसर की मौत, दुम की वापसी, राम झरोखे बैठ के, फाइल पढ़ी, आदमी और गिद्ध, कुर्सीपुर का कबीर, फार्म हाउस के लोग तथा सत्तापुर के नकटे। आप गौर करेंगे इन शीर्षकों पर तो पाएंगे कि लेखक ने जिन शब्दों का चयन किया है इन शीर्षकों के लिए, ये शब्द निश्चित रूप से व्यंग विधा में ही आजमाए जाते हैं। तो फिलहाल हम बात करें अच्छे पड़ोसी के गुण पर। अच्छे पड़ोसी के गुण पाठ में चतुर्वेदी जी ने अपनी पीड़ा दर्ज कराई है। एक पड़ोसी के साथ अपने संबंधों, व्यवहारों, आप बीती, समाज बीती को यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है और यह कोशिश किया है दिखाने की कि वस्तुतः हम अच्छे अच्छे जिन शब्दों का लगातार अपेक्षाकृत उपयोग करते हैं, वास्तव में वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उतर नहीं पाते। जो आदर्श हम देखना चाहते हैं, महसूसना चाहते हैं, हमारा व्यवहार इसके ठीक उलट है। हमारी आकांक्षाएं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बेहतर चाहती हैं, लेकिन औरों के लिए हम कहीं ना कहीं से उतना बेहतर नहीं चाहते जितना अपनों के लिए चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि अच्छे पड़ोसी का गुण क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से वह सहयोगी हो, मिलनसार हो, वक्त पर काम आए, विनम्र हो, तो उसे हम अच्छा मानते हैं। लेखक इस पाठ में जो बताता है, वास्तव में उन चीज़ों को हम चाहते तो हैं, लेकिन उसके नेपथ्य में हमारी जो इच्छा होती है वह आदर्श नहीं है। वह तो दूसरे के लिए, जो कहते हैं ना कि हम हमेशा चाहते हैं कि भाई मेरा भला हो, उनका ना हो, तो यही एक इच्छा काम करती रहती है। उसमें ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। तो देखें, यह लेखक कोशिश करता है समाज से, यानी अपनी गलियों से शुरू करता है, अपने मोहल्ले से शुरू करता है और पाठ के अंत तक देश तक पहुंच जाता है। जो स्थिति हम व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, सामाजिक जीवन में देखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी वही चीज़ें बड़े फलक पर भी दिखती हैं। तो इसमें देखें कि जब हम पड़ोसी का भला पूछते हैं कि भैया भाभी जी का क्या हाल है, तो जब भाभी जी का हाल पूछते हैं तो उनका शुभ, उनका कुशल जानने से ज़्यादा यह जानने की इच्छा होती है कि अभी भी वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, यानी संभवतः आप उनका सही इलाज नहीं करा रहे हैं। आपके यहाँ
बीमारी जो है वो पाली जाती है। यहाँ तक और भी कई तथ्य आए हैं। लेखक जो खुद पूछता है तो उसके भीतर भी यही मानसिकता होती है, और उसका पड़ोसी भी लेखक के खांसने पर पूछता है कि भाई आपकी खांसी कैसी है। लेकिन यह भी बात वह बताता है कि लेकिन खांसी जो है ना, वह मैंने पढ़ा है कहीं कि वही धीरे धीरे कैंसर के रूप में बदल जाती है, इसलिए आप थोड़ा इलाज जल्दी करा लीजिए। यानी एक तरफ लेखक जब अपने पड़ोसी का हाल पूछता है तो पड़ोसी भी पलटकर उसके बारे में पूछता है, और दोनों एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। दूसरे का हाल ज़्यादा पूछने से अधिक वे एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, और इस तरह से यह पड़ोसी धर्म का पालन हो रहा है। बाहर यह तो लेखक बताता है कि यह जो मेरे पड़ोसी से मेरा जो रिश्ता है वह सड़क पर का है, लेकिन घर के भीतर जो महिलाएं हैं वो उनका रिश्ता जो है धीरे धीरे आंगन तक पहुंच जाता है। एक दूसरे से खान पान की चीज़ें आदान प्रदान होने लगती है, और यह जब चीज़ें आदान प्रदान होती हैं तो आप महसूस करते होंगे कि एक तरफ जहां हम एक दूसरे के लिए यह चाहते हैं कि भाई उनके यहाँ यह सामान नहीं है तो मैं दे करके उसकी पूर्ति कर दूं, लेकिन एक मकसद यह भी होता है कि देखो मैंने कितना अच्छा बनाया है, तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं बन सकता है। तो एक भावना यह भी रही है, और यह लेखक और उनके पड़ोसी के घर से आदान प्रदान के क्रम में पता चलता है। कैसे कि पहनने ओढ़ने के जो वस्त्र हैं वो भी आपस में लेन देन हो रहे हैं। कोई गर्म कपड़े ले जाता है मांगकर, तो कोई खाने पीने की चीज़ें ले जाता है। कुछ पंक्तियों पर हम लोग बात करें, चूँकि पूरे पाठ को पंक्तिशः पाठ कर पाना और उस पर बात कर पाना संभव नहीं होगा, लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए एक जगह लेखक कहता है, हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं, इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। व्यंग में समझदारों को इशारा किया जाता है, यह व्यंग के शिल्प का एक हिस्सा है। यहाँ पर दोनों पड़ोसी जो हैं अपने अपने दरवाजे पर रात को फेंके गए कूड़े से परेशान हैं। एक के आगे फेंका हुआ होता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से किसी की शिकायत नहीं करता है, लेकिन कहते हैं बताइए कौन फेंक गया, और जो फेंक गया होता है वही कहता है, यानी चोर ही चिल्लाता है चोर चोर। और इधर यह कामना भी करता है कि बताइए भला ऐसा करना चाहिए। उसी तरह से दूसरा पड़ोसी जब जिसके यहाँ फेंका गया है वह भी इसका बदला चुकाता है, वह भी दूसरे दिन अंधेरे में उस पड़ोसी के आगे फेंक देता है, और फिर वह भी अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ऐसा करता है उसका भला नहीं होगा। तो यह सब कुछ बद्दुआएं दी जाती हैं कि भाई जो ऐसा कर रहा है
वह बिल्कुल गिरा हुआ इंसान है, उसे कोई संक्रामक रोग हो जाएगा, लेकिन दोनों जानते हैं कि कौन ऐसा कर रहा है। यह सोचिए, यह बिल्कुल हमारे घरों की बात है, बिल्कुल हमारे गली मोहल्लों की बात है कि हम आम जीवन में किस तरह का बर्ताव करते हैं और अपने ऊपर आदर्श की कौन सी चादर ओढ़ लेते हैं जिससे हमारा असली चेहरा दिखता नहीं है। हम दिखाते जो हैं वास्तव में वह चेहरा नहीं होता है हमारा। तो इन्हीं सारे तथ्यों को लेखक ने कई रूपों में दिखाया है। यहाँ पर पूरे व्यंग में यही बात ध्वनित हुई है, कई टुकड़ों में, कई रूपों में। थोड़ा सा देखें, एक जगह जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। अब कोई हमारे घर नहीं लाता है दीपावली पर कोई उपहार, तो हमें ईर्ष्या तो होगी ही बगल वाले के घर जब आएगी। तो पड़ोसी धर्म का निर्वाह कैसे किया जाता है कि जब मेरे घर नहीं आई तो मैं अपने पड़ोसी से सीधे कहता हूँ कि भाई सावधान रहिएगा, आजकल कुछ लोग जो हैं वह खुफियागिरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से उपहार लेना उचित नहीं है। हो सकता है वो सीबीआई के एजेंट हो, आप कह सकते हैं आज की भाषा में कि आईएसआई का एजेंट हो, इसलिए आप उस पर आशंका करिए। यानी जो प्रेम और जो उपहार मुझे नहीं मिला उसको लेकर जो ईर्ष्या है, वह ईर्ष्या एक ऐसी भाषा में व्यक्त होती है, ऐसी भावना के साथ व्यक्त होती है कि अगर मुझे ना मिला तो उन्हें भी ना मिले। कहने का तो मतलब यही है। तो कुल जो व्यंग है, इस व्यंग में यह बात कैसे लेखक घर परिवार और समाज की बात करते हुए सीधे देश तक पहुंचता है, और जब देश तक पहुंचता है तो कहता है कि जो सरकारों का जो रवैया है कि 50 बार माने 50 वर्षों में लगभग 100 बार यह कहने वाली सरकारें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कमर कस ली है और भ्रष्टाचार के खिलाफ होता कुछ नहीं है, वह बढ़ते ही जाता है। तो लेखक उधर भी इशारा करता है, उधर भी अपने व्यंग का तीर छोड़ता है। इस आड़ में वह व्यवस्था को भी चुनौती देता है कि यह व्यवस्था कैसी है। वह सरकारों को भी निशाना लगाता है और यह व्यंग की व्यापकता है। हालांकि लेखक को परसाई जी की तरह जो सीधे सीधे व्यंग की धार होनी चाहिए थी, यह थोड़ा सा ज़्यादा घुमावदार शैली है। व्यंजना का प्रयोग जो है वह बहुत ही घुमा फिरा कर किया गया है। तो देखें कि इस बहाने लेखक कहता है कि हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले से के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता। यह तो दुर्भाग्य है कि जैसे पड़ोसी को कोई भ्रष्ट करने के लिए मिठाई लेकर आता है, वो हमारे पास तो नहीं आता। तो यह सब कुछ एक दुख है और यह दुख जो है पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न कर रहा है और साथ साथ एक यह इच्छा भी कि
न मैं खाऊंगा न तुम्हें खाने दूंगा। अब देखिए अंतिम पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूँ। हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे देश भी, हमारे पड़ोसी जो हमारे प्रति जो प्रेम और सद्भावना रखते हैं, जो भला चाहने अच्छा चाहने का दिखावा करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, वहीं राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। हम भी अन्य देशों के लिए यह सद्भावना व्यक्त करने से नहीं चूकते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं इस दुख में, हम आपका कल्याण चाहते हैं, हम व्यवसाय में आपके सहयोगी हैं कि आपके देश का विकास हो। लेकिन वास्तव में हम ऐसा चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि पहले यह सब कुछ मेरा हो। तो पड़ोसी जो है, वस्तुतः वह अच्छा पड़ोसी आज का अच्छा पड़ोसी है। मैं कह सकता हूँ, आप सोचेंगे कि यह एक युग सत्य है, यह समय का सच है, जिसके बहाने लेखक ने यह पड़ोसी को खड़ा कर दिया है कि देखिए आज का पड़ोसी किन परिस्थितियों में किस तरह से हमारी सद्भावनाएं चाहता है, हमारी सदिच्छाओं के साथ खड़ा होता है। वास्तव में वहाँ पर उसका अपना स्वार्थ होता है, अपनी इच्छाएं होती है जिसकी वह पूर्ति करना चाहता है। पूरे व्यंग में यही बातें ध्वनित होती हैं। प्रसंग अनेक हैं, उन प्रसंगों को आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उस बिंदु को रेखांकित कर रहा हूँ जिससे जब आप पढ़ें तो उसे समझने में आपको सहूलियत मिले। यह दिगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी कर ले, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजनाएं बनाएं, थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यूँ भी दूसरा देश कौन सी दाल खाता है जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है, यानी यह मानवीय जिज्ञासा है। मनुष्य, मैं फिर से एक बार कहूँगा कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उसके अच्छे और बुरे गुण होते हैं। सिर्फ अच्छे नहीं, बुरे गुण भी होते हैं। गुण कह रहा हूँ मैं, उसे अवगुण नहीं कह रहा हूँ। तो जहाँ भी वह व्यक्तिनिष्ठ होता है, यानी व्यक्तिगत होता है, तो वहाँ पर स्वार्थ, लोभ, मोह जैसी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और पहले वह अपना भला चाहता है, बाद में वह दूसरे का चाहता है। तो यह तो एक मनुष्य का गुणधर्म है। लेकिन होना यह चाहिए आज के दौर में कि वास्तव में हम जो कहते हैं वह सच हो, यानी जो हम अपने पड़ोसी के प्रति सदिच्छाएं व्यक्त करते हैं, हम वही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसका भला हो, हम चाहते हैं कि हम उसके मुसीबत में उसकी मदद करें, हम उसके आगे कचड़े ना फैलाएं, साफ सफाई रखें, हम खाने पीने से लेकर तमाम तरह की चीज़ों के लिए अपने पड़ोसी की मदद कर सकें और वह भी मेरी मदद समयानुसार करे। लेकिन यह सब कुछ होता है उलट, और ऐसी ही परिस्थितियों में गोपाल चतुर्वेदी जैसे व्यंग्यकार की कलम चलती है और वो हमें सचेत करते हैं कि वस्तुतः हमारी सदिच्छाएं जो हैं वो आदर्श का आवरण ओढ़े हुए हैं और यथार्थ को देखना नहीं चाहती हैं। यानी यथार्थ पर आदर्श बहुत भारी पड़ रहा है और आदर्श ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका निर्वहन ना हो सके। तो इस अच्छे पड़ोसी के
लिए मैं लेखक की तरफ से भी और अपने तरफ से भी आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए और कोशिश करिए कि आप जो भी कहें वही करें, यानी कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। जो दिखे वही सच हो, उसके भीतर कोई अन्य सच ना हो, तब जाकर हमारी मनुष्यता, हमारे व्यक्तिगत जीवन की आकांक्षाएं, सामाजिक जीवन की जो समस्याएं हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी भावनाएं हैं, उसे नए आयाम मिल पाएंगे, उन्हें नए पंख लग पाएंगे। यह गोपाल चतुर्वेदी की भी यही चिंता है, इसीलिए उन्होंने व्यंजना का तीखा प्रहार करते हुए शब्दों का संधान किया है और हमारे सामाजिक जीवन पर भी करारा व्यंग किया है। ये मूल रूप से आदर्शों पर प्रहार है। साथ ही साथ इनका एक उद्देश्य यह है कि अच्छे पड़ोसी सचमुच अच्छे पड़ोसी हों, यानी कथनी और करनी में फ़र्क न हो, हमारी भावनाएं सचमुच एक दूसरे के काम आएं, हम एक दूसरे के काम आएं। यह तथ्य है इस व्यंग का। तो निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे और अपनी राय से मुझे अवगत कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार।